सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम लोग राफेल एयरक्राफ्ट जो कि काफ़ी न्यूज़ में है और अभी इंडिया को 5 राफेल एयरक्राफ्ट का डिलीवरी फ्रांस ने दिया है आपके अंबाला एयरबेस में। आपने ये न्यूज़ में सुना होगा। तो आज हम लोग जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसके कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में, यानी कि उसके इंजन के बारे में, उसकी मिसाइल्स के बारे में और उसके रडार सिस्टम के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो भी एसएससी, बैंकिंग या रेलवेज और भी अलग तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देख सकते हैं। वहां पर आप इन सभी एग्जाम्स के फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज नो चार्ज। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आज हम लोग अपने राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो राफेल एयरक्राफ्ट एज अ गेम चेंजर, यानी कि राफेल एयरक्राफ्ट एक गेम चेंजर क्यों है, इसके अंदर कैसी इतनी इसके अंदर क्या खास टेक्नोलॉजी है जिसने कि हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज यहाँ पे आएंगी, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके रडार के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो भी मिसाइल्स इसमें फिट होती हैं और वो किस किस तरह की एडवांस मिसाइल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। और हम लोग ये समझेंगे कि इसको हम लोग 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी तक देखिए जो एयरक्राफ्ट है, सबसे एडवांस जो एयरक्राफ्ट माना जाता है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है। फॉर एग्जांपल F-22 जो रैप्टर है, जो कि यूएस एयरफोर्स का है, ठीक है, तो उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आपके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब रडार्स उन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और काफी एडवांस उसके अंदर वॉरफेयर सिस्टम यूज होते हैं और पूरी तरह से वो ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये उससे 0.5 जनरेशन कम है, यानी कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इसको हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन अभी देखिए, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि राफेल इतना एडवांस एयरक्राफ्ट है कि इसने जो F-22 रैप्टर यानी कि 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है उसको एक एक्सरसाइज के दौरान डॉग फाइट में उसको हरा दिया था, यानी कि उसको लॉक कर दिया था। टारगेट लॉक करते हैं उसको, एयरफोर्स के टेक्निकल टर्म से बोलते हैं, यानी कि उसको पूरी तरह से लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि वो एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी जिसमें कि रियल वॉरफेयर नहीं होता है, लेकिन ये राफेल की खास बात है। ठीक है, तो एक तो टेक्निकली बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है, दूसरा ये बहुत ही लो मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट है, काफी इजी इसकी ऑपरेटेबिलिटी है। ठीक है, तो एडवांस भी है, टेक्निकल भी है, लेकिन साथ साथ एक इजी एयरक्राफ्ट भी इसको माना जाता है। इसीलिए शायद हमारी एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स है उन्होंने इस राफेल के ऊपर अपना स्टैंप लगाया और राफेल को ऑर्डर किया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड ये बताता हूं कि जब कारगिल वॉर हुआ था 99 में, उसके बाद प्रेजेंट तक 2020 तक काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एयर वॉरफेयर में आए हैं। तो उस हिसाब से इंडिया के पास उतने एयरक्राफ्ट, उतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे। हमारे पास मिराज 2000 है, सुखोई MK3 है, लेकिन ये जो हैं ये एयरक्राफ्ट बहुत कम क्वांटिटी में हैं और ज्यादा जो बड़ी हमारे पास फ्लीट थी वो MiG-21 एयरक्राफ्ट की थी, जो कि रशियन मेड एयरक्राफ्ट हैं। तो MiG-21 एक 3rd जनरेशन है, उसको इंडिया ने अपग्रेड किया था 3.5, जिसको MiG-21 बाइजन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, लेकिन एक काफी अच्छा एयरक्राफ्ट तो माना जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे, उन्होंने MiG-21 बाइसन से ही जो आपका पाकिस्तान का यूएस मेड F-16 है उसको ब्लॉक करके उसको मार गिराया था। हालांकि उनका एयरक्राफ्ट भी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक 3.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने एक एडवांस 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट को मार गिराया। तो इससे साबित होता है कि हमारे पास इंडिया में जो एबल पायलट्स हैं उनकी कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो टेक्नोलॉजी की है। तो वो कमी भी अब पूरी हो जाएगी। तो ये राफेल के आने के बाद टोटल 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडिया ने किया हुआ है, जिसमें से कि 5 एयरक्राफ्ट पहली फेज के अंदर पहुंच चुके हैं। आपका गोल्डन एरो एयरबेस है अंबाला में, वहां पर, तो वो भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है अंबाला का। ठीक है, तो वहां से इन जहाजों को, इन एयरक्राफ्ट को तैयार करना बड़ा इजी है और हम इक्वली पाकिस्तान और चाइना को अंबाला से कैप्चर, यानी कि वहां पर उसको कवर अप कर सकते हैं।
तो अगली जो डिलीवरी आएगी राफेल की वो आपकी हाशिमारा एयरबेस में आएगी जो कि वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है। तो इस तरह से 36 एयरक्राफ्ट यहाँ पर टोटल आएंगे। तो अभी इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन्स की है। तो एयरफोर्स की भाषा में जो एयरक्राफ्ट का एक यूनिट होता है या सब यूनिट होता है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो जनरली एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो हमारी जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ एयरफोर्स की वो 42 स्क्वाड्रन्स की है। लेकिन अभी हमारे पास जो 31% कमी है एयरक्राफ्ट की, तो उसी को पूरा करने के लिए 36 राफेल्स का ऑर्डर किया गया है। हालांकि उसके बाद भी वो जो गैप है वो नहीं भर पाएगा। तो उस गैप को भरने के लिए हमारा जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यानी कि तेजस LCA Mk1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो उसके भी 83 ऑर्डर्स इंडियन एयरफोर्स ने किए हुए हैं। उसको HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो तेजस आने के बाद, तेजस भी एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि 4th जनरेशन का माना जाता है। तो उसके बाद हम लोग MiG-29 भी ऑर्डर करने वाले हैं रशिया से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक नई फ्लीट एयरफोर्स डेवलप करेगी। और जो पुराने MiG-21 एयरक्राफ्ट है अब उनका अपग्रेडेशन भी नहीं होगा, अब उनको जो है फेज आउट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी अपग्रेडेशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। उसके अच्छा ये है कि हम उससे एडवांस एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर राफेल के रूप में यहाँ पर खरीदा है। तो ये तो थी एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारी एयर स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं राफेल के बारे में और शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी जो जेट एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका इंजन होता है। जैसे आप अपनी कोई भी कार ले लीजिए, ठीक है ना, उस कार के अंदर बहुत सारी एसेसरीज उसके अंदर होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका इंजन, जो कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंजन सही होगा तो बाकी चीजें जो आपकी जो बाकी एसेसरीज हैं उनका फंक्शन सही से होगा। सही से होगा मतलब आप बेनिफिट ले सकते हैं उनका, लेकिन अगर इंजन ही खराब होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग अगर राफेल की इंजन की बात करेंगे तो राफेल के अंदर 2 इंजन होते हैं, यानी कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। और इस इंजन का नाम है स्केमा M88, यानी कि शॉर्ट में इसको M88 इंजन बोला जाता है। बहुत ही एडवांस ये इंजन है, ठीक है। दो जेट जो इंजन होते हैं वो जेट प्रोपल्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आप में से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जेट का इंजन काम कैसे करता है। आप एक गुब्बारा फुलाइए, उसके अंदर हवा भरिए और उस गुब्बारे को छोड़ दीजिए, तो जितनी तेजी से एयर बाहर निकलेगी उतनी तेजी से गुब्बारा ऊपर जाएगा, प्रोपल्शन उसको होगा। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे जेट इंजन काम करते हैं। रॉकेट, मिसाइल्स सब उसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। और ये इंजन 2 टाइप के होते हैं, या तो ये टर्बो जेट इंजन होते हैं या फिर ये टर्बो फैन इंजन होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है कि बहुत तेजी से एयर का सक्शन होता है, एयर कंप्रेस होती है, फ्यूल के साथ बर्न होती है और फिर उतनी ही तेजी से वो एग्जॉस्ट होती है, जिससे थर्स्ट मिलता है। तो उसके ऊपर हम लोग कभी टाइम लगेगा तो किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन इंजन के बारे में। तो टर्बो फैन इंजन यहां पर है और 75 किलो न्यूटन का थर्स्ट इंजन प्रोड्यूस करता है, यानी कि बहुत पावरफुल इंजन है, ठीक है ना। और सबसे खास बात क्या है कि इंजन जो है इंजन से हीट एमिट होती है। तो हीट एमिट होती है तो उसमें इंजन एक इंफ्रारेड सिग्नेचर इंजन डिटेक्ट, मतलब एक इंजन एमिट करता है, यानी कि जो रडार्स होते हैं वो एयरक्राफ्ट के इंजन के जो उनसे हीट निकलती है उस हीट को देखकर पर्टिकुलर इंजन के इंफ्रारेड सिग्नेचर्स तैयार करते हैं। तो राफेल की खास बात क्या है कि कोई भी रडार इंफ्रारेड सिग्नेचर इसमें जनरेट नहीं होता है। आप ये देखिए, जब पाकिस्तान का F-16 हमने मार गिराया था तो खबर ये आई थी कि हम मतलब पाकिस्तानी आरोप लगा रहा था कि इंडिया झूठ बोल रहा है। तो हमने वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एयरफोर्स ने दिखाए थे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इंजन जनरेट करते हैं, जनरली उनको हम लोग रडार इंफ्रारेड सिग्नेचर्स हम लोग बोलते हैं। तो वो सिग्नेचर बिल्कुल F-16 से मैच कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब हमने वो प्रूफ दिखाया और पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। उनके F-16 को हमारे MiG-21 बाइसन ने मार गिराया, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब बात करते हैं राफेल की। तो राफेल के अंदर कोई भी इंफ्रारेड सिग्नेचर जनरेट नहीं होते हैं। तो ये थी राफेल की इंजन की बात। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल है। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं ओमनी रोल फाइटर, यानी कि ओमनी रोल फाइटर मतलब मल्टीटास्किंग ये एयरक्राफ्ट है, यानी कि अटैकिंग एयरक्राफ्ट भी है, डिफेंसिव एयरक्राफ्ट भी है। एयर सुपीरियरिटी, ठीक है ना। एयर सुपीरियरिटी का मतलब क्या है कि डोमिनेट करता है एयर को। अगर मतलब जो आपका एयर स्पेस है, तो जब ये पूरे के पूरे 36 के 36 एयरक्राफ्ट आएंगे तो ये इंडिया के सबसे ए लेवल के आपके एयरक्राफ्ट होंगे,
ठीक है, जो कि लीड करेंगे बाकी एयरक्राफ्ट्स को, तो उसको हम लोग एयर सुपीरियरिटी बोलते हैं। एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है ग्राउंड फोर्सेस को, एंड इन डेप्थ एयर स्ट्राइक, यानी कि बहुत डेप्थ में, यानी कि एनिमी की बहुत डीप लाइंस के अंदर जाके ये एयरक्राफ्ट अटैक कर सकता है, वहां पर अटैक करके वापस भी आ सकता है। तो ये एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास राफेल के रूप में है, ठीक है ना। तो इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, इसका नेवल वेरिएंट भी है और इसका ग्राउंड वेरिएंट भी है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राफेल की है वो है इसका AESA रडार, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ठीक है ना। तो ये जो रडार है ये सबसे एडवांस वर्जन रडार है। इस रडार के अंदर मूविंग एंटीना नहीं होता है। जनरली जो एयरक्राफ्ट के रडार होते हैं उनका जो एंटीना है इट मूव्स, और वो मूव करके अलग अलग डायरेक्शन में जो रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो सिग्नल्स हैं, उनको बीम करता है। लेकिन आईसा रडार की खास बात क्या है, ये बिल्कुल स्टेशनरी रहता है, ठीक है ना, और कंप्यूटर कंट्रोल्ड ये रडार सिस्टम है। मैं इसकी ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए बहुत सामान्य भाषा में समझाऊंगा कि इस रडार के को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस रडार की फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, और इस रडार को जैम भी नहीं किया जा सकता, यानी कि रडार किसी भी एयरक्राफ्ट का आप कह सकते हैं इट इज द हार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जो कि इसको डायरेक्शन और डिटेक्शन यानी कि सब कुछ प्रोवाइड करता है। जो मतलब आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट की आंख और कान रडार होते हैं। तो ऐसा रडार एक बहुत एडवांस रडार राफेल के अंदर है, ठीक है ना। और जो ये रडार है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको जैम नहीं किया जा सकता। मल्टीपल बीम रडार इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड रडार सिस्टम होता है। बाकी इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड नेटवर्क सेंट्रिक। नेटवर्क सेंट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब क्या है कि जो उसके कॉकपिट है, कॉकपिट के अंदर जो उसके कंट्रोल सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो उसकी भी हम लोग ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे इसको डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके यही हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होता है तो सबसे पहले उसका एक कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स जो होता है तो वो एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे जो ये इक्विपमेंट लगता है, तो ये इससे आप मतलब कोई भी रडार इसको जैम नहीं कर सकता। ये आपके टारगेट को ग्राउंड, एयर, वाटर कहीं पर भी उसको ढूंढ सकता है, ठीक है ना। थ्रेट डिटेक्शन ये कर सकता है, ठीक है ना। ग्राउंड थ्रेट यानी कि अगर ग्राउंड में कोई थ्रेट है, कहीं पर कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन है या किसी भी तरह का कुछ है, तो उसको ये हवा पे ही डिटेक्ट कर सकता है। और मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और नेटवर्क सेंट्रिक टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है, और इसको हम लोग लिंक 16 भी बोलते हैं। जो इसकी नेटवर्क सेंट्रिक टेक्नोलॉजी है लिंक 16, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स को हम एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग वॉरफेयर को मतलब अलग अलग वॉरहेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट का जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जो उसका इंजन है, इंजन की स्टेट है, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, एयर का प्रेशर है, एवरीथिंग इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ठीक है। और ये मिसाइल लिंकिंग के काम भी आता है, ठीक है। इसमें हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी मिसाइल आपकी इंस्टॉल्ड होती हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। तो उसका जो कॉकपिट है बहुत एडवांस कॉकपिट है अपने आप में, पहली बार, इसीलिए इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बोला जा रहा है। यानी कि जो मिराज 2000 है और जो सुखोई है उससे भी एडवांस्ड वर्जन के इसके कॉकपिट होंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और नेटवर्क सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसके अंदर 14 हार्ड पॉइंट हैं वेपन्स के लिए। हार्ड पॉइंट वो होते हैं, वो प्लेसेस होती हैं एयरक्राफ्ट के बॉटम में जहां पे आप वेपन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। और इसकी 9 टन की एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी है, ठीक है ना, यानी कि 9 टन का वॉरफेयर अपने साथ ये कैरी कर सकता है। तो ये तो थे इसकी जनरल फीचर्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है राफेल की, वो हम लोग इसके मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो राफेल के अंदर आप देखिए ये 4 तरह के मिसाइल्स उसके अंदर इंस्टॉल हो सकते हैं, स्कैल्प, मिका, हैमर और मीटियोर।
तो आज की डेट में अपने आप में सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये स्कैल्प सिस्टम की बात करते हैं। तो स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल, एक तरह की क्रूज मिसाइल जो कि राफेल के अंदर इंस्टॉल होती है, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पहले वॉर हेड को टारगेट तक ले जाती है, फिर टारगेट से ऊपर माउंट करती है और तब जाके टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो पूरी तरह से आपकी जीपीएस गाइडेड, कंप्यूटर कंट्रोल्ड ये स्कैल्प मिसाइल होती है, जिसकी लगभग 560 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और सबसे खास बात क्या है कि मिड वे में इसके टारगेट को चेंज किया जा सकता है। तो पहली बार कोई ऐसा एयरक्राफ्ट इंडिया में आ रहा है जिसकी मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल है, वो पूरी तरह से कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और आप इसके टारगेट को चेंज कर सकते हो आधे रास्ते में, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि इस स्कैल्प क्रूज मिसाइल की सबसे खास बात क्या है कि अगर ये आपने किसी टारगेट तक भेजी है, अगर ये टारगेट को लोकेट नहीं कर पाई और इसको लगता है कि वहां पर आसपास ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो सकता है। कोलेटरल डैमेज मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक स्पेसिफिक टारगेट था, लेकिन उसके आसपास के एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाए या लोगों की जान चली जाए, तो उनको हम लोग जिनको हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना है लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि जो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उसको कोलेटरल हम लोग डैमेज बोलते हैं। तो स्कैल्प की खास बात क्या है, अगर आपको लग रहा है कि कोलेटरल डैमेज ज्यादा है तो ये किसी भी सेफ टारगेट में जाकर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो बहुत एडवांस्ड ये मिसाइल है जो कि राफेल के ऊपर माउंट हो सकती है। तो ये स्कैल्प है, जीपीएस गाइडेड इसको बोलते हैं, क्लाइंब एंड डंप बोलते हैं। जैसे ये टारगेट तक पहुंचती है तो एक हायर रेंज लेती है और उसके बाद अपने आप को डंप करती है। तो उसके पूरे प्रोसेस को आप मॉनिटर कर सकते हो इसके आगे लगे हुए सेंसर्स और कैमरे की मदद से, ठीक है। तो ये आपका स्कैल्प मिसाइल है, क्लियर। तो ये आपकी स्कैल्प, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज एयर टू एयर क्रूज मिसाइल। एयर टू एयर मींस हवा से हवा में मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल है। उसके बाद माइका सिस्टम है, ठीक है। ये भी एयर टू एयर और सरफेस टू सरफेस वेरिएंट में आती है। तो 7 से 20 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये भी एक तरह से हम लोग इसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है इसका हैमर। इसके अंदर जो हैमर है, ठीक है ना, तो 60 किलोमीटर का रेंज होता है इसका, ठीक है ना। तो हैमर का जो फुल फॉर्म है इसको मैं पढ़ देता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है ना। तो टेक्निकल टर्म है, इसको आप ये समझिए कि ये प्रिसीजन गाइडेड है। प्रिसीजन गाइडेड मतलब जैसे लेजर बॉम्ब होते हैं उसी तरह से ये है कि ये बिल्कुल कंप्यूटर कंट्रोल्ड और लेजर गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो 10 मीटर की इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो इसको हमने, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। और आप देखिए अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इराक और सीरिया वगैरह में जो वहां पर जो ऑपरेशंस हुए अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, तो वहां पर इन हैमर मिसाइल्स का बहुत यूज हुआ, ठीक है ना। तो ये हैमर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट होती हैं, टारगेट को डिटेक्ट कर लेती हैं, जीपीएस गाइडेड होती हैं। सबसे खास बात है ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले इंडिया जो है स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को प्रोक्योर कर रहा था इजराइल से, लेकिन उसमें काफी लेट हुआ, तो उसके बदले फिर हमने ये हैमर को एक्वायर कर लिया। राफेल के अंदर सिस्टम हमने लगा दिया जिसमें आप हैमर मिसाइल्स को भी वो कर सकते हैं। तो एक F-16 के अंदर एक मिसाइल आती है, एमएरएम मिसाइल बोलते हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी मिसाइल एमएरएम मिसाइल से बहुत एडवांस लेवल की आपकी मिसाइल्स होती हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जो अगला सिस्टम है वो इसके अंदर है मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। तो इनको आपने सिर्फ नाम याद रखना है, स्कैल्प, मीका, हैमर और मीटियोर, ठीक है ना। तो जो मीटियोर है ये भी एयर टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप मिड कोर्स में डेटा अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जब मिसाइल आपने फायर किया आधे रास्ते में इसके डेटा को अपडेट कर सकते हैं, इसके टारगेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे मिसाइल्स को हम लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल बोलते हैं, ठीक है ना। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब इतनी हाई स्पीड, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से मिसाइल ट्रेवल करते हैं, इतनी हाईली कंप्यूटराइज सिस्टम इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स होते हैं। तो इनको आप विजुअल रेंज में आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, जनरली रडार्स इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और काफी बड़ा इनसे डिस्ट्रक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एनिमी फ्रंट पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर हाईली गाइडेड,
तो बिल्कुल टारगेटेड होते हैं और 100% एक्यूरेसी होती है, और यानी कि 10 मीटर का प्रिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी सिस्टम्स के अंदर होता है। उसमें सबसे एडवांस आपका हैमर है और स्कैल्प है। तो स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। क्रूज मिसाइल क्या है कि एज सच ये मिसाइल अटैक नहीं करती, इसमें भी बहुत सारे वॉरहेड्स आप अटैक कर सकते हैं, कंट्रोल कर, मतलब आप कह सकते हैं ये भी एक तरह का एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के अंदर मिसाइल है, तो मिसाइल भी एक तरह की एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर आप वॉरहेड्स को अटैच कर सकते हैं। तो ये आपके 4 सिस्टम यहाँ पे हो गए, स्कैल्प, माइका, हैमर, मीटियोर, ये सब क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद जो आपका राफेल है, राफेल के अंदर इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स भी ऑर्डर किए थे डिमांड के हिसाब से। जैसा आपने कोई चीज मंगाई और वो बन रही है, तो आपने अपने हिसाब से उसमें कुछ डिमांड कर दिया कि भैया हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, तो उसमें रेडार एनहेंसमेंट इन्होंने डिमांड की है, ठीक है ना, यानी कि जो ऐसा रेडार है इनके हायर वर्जन्स। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, पहली बार आप देखिए इंडिया के अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट आपका राफेल के अंदर आएगा। तो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि पायलट जो हेलमेट पहनेगा उसकी आंख के सामने उसको सारे कंट्रोल्स विजिबल होंगे, कॉकपिट में उसको नहीं देखना पड़ेगा। तो बहुत एडवांस वर्जन है, हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है इसकी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक जैमर पॉड है इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि ये दुश्मन के रडार्स को जैम कर सके। तो ये हमारा राफेल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के अंदर अब 5 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। तो अपने आप में बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है। और जब मैंने इसके इंजन की बात की थी, ठीक है ना, तो जो इसका इंजन है, जो ट्विन इंजन है, इस इंजन की भी खास बात क्या है कि आप इस इंजन को बहुत तेजी से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर इंजन की सर्विस करनी है तो उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करने में मैक्सिमम 1 आवर का टाइम यहाँ पर लगता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी है कि जब राफेल आएंगे तो 75% राफेल जो है वो इन ऑपरेशन रहेंगे। तो इसीलिए हमने देखा होगा अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पे इनको तैनात किया है। तो अगर पाकिस्तान और चाइना से किसी भी तरह का कोई थ्रेट होता है तो विद इन सेकेंड इनको जो है स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और काफी एडवांस हैं, काफी सुपीरियर हैं अपने आप में। तो और खास बात अभी ये है कि इसकी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में क्या है कि पायलट का कम रोल रहता है, ज्यादातर जो रोल रहता है वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर का रहता है, ठीक है। तो हाईली ऑटोमेटेड ये एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये सब आपकी इस डसॉल्ट राफेल की बात हो गई। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो यहां तक हमने इसको कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने पढ़ना है वो एक एसा रेडार के बारे में पढ़ना है और इसके वॉरहेड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे राफेल एयरक्राफ्ट की बात। तो जब ये 36 एयरक्राफ्ट 2021 तक इंडिया में आ जाएंगे तो हमारी एयर स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट ये स्टेप है एयरफोर्स की अपग्रेडेशन में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी तरह से जो भी करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम आपके सामने लेक्चर के फॉर्म में रेगुलरली लाते रहेंगे। तो अब मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, तो उनको अगर फ्री मॉक टेस्ट करने हैं तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।